टारगेट पर बांग्लादेश का बॉस है। कल मैंने आपको बताया था बांग्लादेश का बॉस निशाने पर है। बांग्लादेश में देखिए मोदी विरोधी, भारत विरोधी नारे अब भी लग रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बांग्लादेश में भारत विरोधी नारे की। ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस कदर हावी हैं कि बीच चौराहे, बीच सड़क भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, और ये सब कुछ यूनुस की नाक के नीचे और खुलेआम हो रहा है। एक तस्वीर जो बांग्लादेश को देखनी चाहिए, वहां जो कुछ हो रहा है, यूनुस पुलिस सेना आंख बंद किए। भारत में बीती रात पत्थरबाजी हुई, पत्थरबाजी रात में हुई, आधी रात पत्थर चल रहे थे सड़कों पर। और इस पत्थरबाजी के बाद पत्थर चलाने वालों को पुलिस खींच खींच कर ले गई है। भारत में इस तरह एक्शन होता है हिंसा करने वालों के खिलाफ। पत्थर क्यों मारा? पत्थर क्यों मारा? क्या नाम है तुम्हारा? पत्थर क्यों मारे? पत्थर क्यों मारे? नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ। पत्थर क्यों मारा? पत्थर क्यों मारा? पत्थर क्यों मारे? नाम बताओ, नाम बताओ। अरे कुछ मामला नहीं है भाई, पता नहीं, मेरे को पता नहीं, मैं मेरे क्या नाम है? क्या नाम है? पत्थर क्यों मारा? पत्थर क्यों मारा? पत्थर क्यों मारा? क्या नाम है तुम्हारा? पत्थर क्यों तस्वीरें आप देख रहे हैं, राजस्थान में गिरफ्तारी हुई। बताया गया कि मस्जिद के बाहर पत्थरबाजी हुई और उसके बाद अरेस्ट किया है पुलिस ने। पत्थर हमने नहीं भाई, क्यों मारा था? क्यों लेके जा रहे हो? क्यों लेके जा रहे हो? हम लोग परदेसी है सर, हम लोग किराए से रहते हैं। अच्छा, क्यों लेके जा रहे हो? नहीं सर, ये लिख रहे उनका, हम बाहर के नहीं, उनका बाहर के सबसे फिरोजाबाद के चूड़ी कंगन बेचते हैं। नाम बताओ। पत्थर क्यों मारा? पत्थर क्यों मारा? नाम बताइए, नाम बताओ तुम्हारा। क्या नाम है? क्या नाम है? दूसरी तरफ देखिए, आपको याद होगा कल मैंने आपको दिखाया था भारत में क्रिसमस सेलिब्रेशन पर भी यही किया कुछ उपद्रवियों ने, गिरा दिया। इस पर भी कार्रवाई हुई। भारत में देखिए क्या हुआ। भारत में उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही। हेमंता बिस्वा शर्मा की पुलिस ने उन लोगों को पकड़ा, उन उपद्रवियों को जो तोड़फोड़ कर रहे थे। यह एक्शन भारत में होता है, जो भी कानून अपने हाथ में लेता है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, दूसरी तरफ बांग्लादेश की तस्वीर। बांग्लादेश में आज हिंदू सड़कों पर उतरा था। दीपू की हत्या के खिलाफ डरा सहमा हिंदू प्रदर्शन कर रहा है के लिए। হিন্দু মাদক লড়বে, মৌলবাদী যেখানে সেখানে প্রতিবাদ চলছে, হিন্দু মাদক লড়বে, মৌলবাদী যেখানে। सोचिए 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहते हैं बांग्लादेश में, और उसके बाद हिंदू एक शख्स कह रहा है मैं अपना सर काट के भी यहां रख दूंगा, तब भी ये हमारे नहीं होंगे। लेकिन देखिए, हिंदुओं की हत्या हुई, पहले दीपू की हत्या, उसके बाद अमृत मंडल की पीट कर हत्या। लेकिन अब जो शख्स पहुंचा बांग्लादेश में और जिसने हिंदुओं की बात की, उसे भी हत्या की धमकी मिल रही है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। रहमान
खालिदा जिया का बेटा पहुंचा जिसने कहा हम सबको साथ लेकर चलेंगे, तो उसे भी हत्या की धमकी दी जा रही है। खालिदा जिया के बेटे का कसूर यह कि उसने कहा यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सब मिलकर लड़ेंगे। बांग्लादेश की सरजमी पर पैर रखा तो कट्टरपंथी कह रहे हैं तुम मोदी के इशारे पर चल रहे हो, भारत के इशारे पर चल रहे हो। বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখছেন এবং বিমানবন্দর থেকে বেরিয়েই তিনি যে কাজটি করলেন সেটি হচ্ছে মাটির তিনি ছুঁয়ে দেখছেন নেতাকর্মীদের হাতে। और यही वजह है कि कट्टरपंथी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस संगठन से ताल्लुक रखते हैं यही चुनाव में रहमान के खिलाफ भी उतरने वाले हैं और रहमान को भारत विरोधी साबित करके और दिखाकर उसके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और उसे जान से मारने की, हत्या की धमकी दे रहे हैं। खालिदा जिया के बेटे ने बांग्लादेश में कदम क्या रखा, कट्टरपंथियों के पांव से जमीन खिसक गई। यूनुस के पाले हुए गुर्गे फिर खून खराबे का सरेआम ऐलान करने लगे। মাদার ব্যথা এখন অনুভব করে থাকেন, বিশ্বাস করেন না ইন্ডিয়াকে। तारिक रहमान जो बांग्लादेश के नए बॉस बन सकते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से यूनुस की सत्ता को उखाड़ सकते हैं। वो तारिक जब लाओ लश्कर के साथ ढाका में उतरे तो कट्टरपंथी उनके पीछे पड़ गए। क्या इसलिए कि तारिक रहमान ने हिंदुओं की बात की, सबको साथ लेकर चलने का प्लान बताया। इस देश में मुस्लिम, हिंदू, बुद्ध, क्रिश्चियन सभी लोग रहते हैं। मैं चाहता हूं सब मिलकर रहें। क्या इसलिए बांग्लादेश की हिंसक जमात बौखला गई और तारिक रहमान को मौत की धमकी दी जा रही है। तो कट्टरपंथी मुल्क में जो भी बात करेगा सबको मिलजुल कर चलने की, उसे जिंदा नहीं रहने दिया जाएगा। तारिक रहमान कह रहे हैं मेरे पास बांग्लादेश और देशवासियों के लिए एक योजना है। तारिक रहमान ने कहा बांग्लादेश हम सभी का है, जहां हिंदू भी रहते हैं, बाकी धर्म के लोग भी। बांग्लादेश पहाड़ियों और मैदानों की धरती है जहां मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध, ईसाई समान रूप से रहेंगे। समय आ गया है हम सब मिलकर देश का निर्माण करें। जिस तरह से 1971 में सभी ने मिलकर स्वतंत्रता दिलाई, वैसे ही 2024 में भी लोगों ने एकजुट होकर सरकार गिराई। हमें 1971 के शहीदों के खून का कर्ज चुकाना है। हम एक सुरक्षित बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, एक ऐसा देश जहां सभी लोग सुरक्षित महसूस कर सकें, कोई भी महिला, पुरुष या बच्चा सुरक्षित रूप से अपना घर छोड़ सके और सुरक्षित वापस लौट सके। तारिक रहमान ने भाषण में सहिष्णुता पर जोर दिया। अब देखिए ये बात जमाते इस्लामी को अच्छी नहीं लगी। जमाते इस्लामी से जुड़े वकील ने रहमान को धमकाया है। शहरयार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलेआम मौत की धमकी दी। कहा तारिक रहमान भारत की शर्तें मानकर आए हैं। तारिक अपने पिता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। तारिक अपने पिता के साथ भी नहीं खड़े। तलपत्ती द्वीप देने से मना करने पर आपके पिता की हत्या हुई। तुम्हारे पिता फरक्का बैराज समझौते का विरोध कर रहे थे और मां ने इसे रद्द करने के लिए संयुक्त राष्ट्र से मदद मांगी थी, जिसके बाद उन्हें देश से निकाल दिया गया। तारिक रहमान को भारत का साथ नहीं देना चाहिए। अगर आप भारत के साथ कोई डील करके आए हैं तो समझ लो तारिक रहमान आपकी मौत करीब है। मुझे लगता है आपने कभी मौत का दर्द महसूस नहीं किया है। यह जमाते इस्लामी का एक वकील कह रहा है तारिक रहमान को। सुनिए जरा, अब आपको सुनवाता हूं तारिक को जो धमकी दी जा रही है कट्टरपंथी संगठन से। আমি তাদেরকে বলতে চাই আপনার সন্তানের চেয়ে ওই বিল্ডিং এর মূল্য আপনার কাছে বেশি। भारत की शर्तों पर हस्ताक्षर करके तुम अपने पिता के साथ विश्वासघात कर रहे हो। तुम्हें भारत का साथ नहीं देना चाहिए। अगर आप भारत के साथ कोई डील करके आए हो तो आपकी मौत करीब है। तलपत्ती द्वीप देने से मना करने के 15 दिन बाद तुम्हारे पिता की हत्या कर दी गई थी। याद करो तुम्हारे पिता फरक्का बैराज समझौते का विरोध कर रहे थे और मां ने इसे रद्द करने के लिए संयुक्त राष्ट्र से मदद मांगी थी, जिसके बाद उन्हें देश से निकाल दिया गया था। আবার এর সাথে আপনি লিংক করেন কি দাড়ি টুপি। আমাকে গ্রেফতার করেন। नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी के नेता आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं। एनसीपी और जमात के नेता आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे हैं और इनका हाथ बांग्लादेश में अस्थिरता फैलाना भी है। যাদের পোস্ট দেখে আমরাও পোস্ট দিছি। और आज पहली बार ऐसा हुआ
कि जब भारत भी खड़ा है, भारत में भी लोग खड़े हैं, तो बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को हौसला मिला। वो भी सड़कों पर निकले, वो भी आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं दीपू के हत्यारों के खिलाफ, अमृत मंडल के हत्यारों के खिलाफ। बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं ने ह्यूमन चेन बनाई, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाएं। यूनुस और उनकी पुलिस और सेना ने कानों में रुई डाल रखी है। तरफ बॉर्डर के इस तरफ शुभेंदु अधिकारी ने मोर्चा संभाला था, बंगाल में प्रदर्शन कर रहे थे, बड़े प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे और साधु संत भी शामिल थे। और उससे पहले शुभेंदु अधिकारी ने, जो दीपू बांग्लादेश में जलाकर मारा गया, उनके पिताजी को फोन लगाया, उनके पिता से वीडियो कॉल पर बात की और उन्हें ढांढस बंधाया। শুনতে পাচ্ছেন সবাই, গোটা বিশ্বের হিন্দুরা এবং আমরা যারা সবাই এই ঘটনায় অত্যন্ত দুঃখিত। আপনাদের পরিবারের পাশে আমরা সবাই আছি। আপনাদের যদি কোনো রকম সহযোগিতা লাগে, যে ভাইটা গেছে, তার মাধ্যমে আমাকে জানাবেন এবং একজন হিন্দু হিসেবে আরেকজন হিন্দুর পাশে দাঁড়ানোটা আমাদের কর্তব্য। ফোনটা ধরুন, যে ভাই ফোনটা ধরেছিলেন, ফোনটা নিন। अब सवाल ये न सिर्फ दीपू बल्कि एक और हिंदू अमृत मंडल, इसकी भी पीट पीट कर बीती रात हत्या कर दी गई। इसकी क्यों हत्या की गई, किसने हत्या की है, और पुलिस देखिए कैसे इस पूरे मामले को ट्विस्ट देने की कोशिश कर रही है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं अमृत मंडल की। दीपू के बाद जिस हिंदू की हत्या हुई है वो 29 साल का अमृत मंडल है। दावा यह है कि देर रात अपने भरोसेमंद शाहिदुल के घर पर गया था ये, तभी रात के अंधेरे में किसी ने डाकू डाकू कहकर शोर मचाया और इसे देखते ही देखते मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ ने घेर लिया। कहा जा रहा है अमृत के साथियों को भागने का मौका दिया गया कि साथी भाग जाएं, और वहां मौजूद सैकड़ों लोगों ने हिंदू लड़के अमृत को दबोच लिया। इसके बाद भीड़ ने बेरहमी से लात, घूंसों और डंडों से पीटा है। उसकी सांसें उखड़ने तक सैकड़ों लोग उसे लगातार मारते रहे। अधमरी हालत में उसे बांग्लादेशी पुलिस ने भीड़ से छुड़ाया और अस्पताल ले गई, लेकिन रात 2 बजे अमृत ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि हमला करने वाले साथ में हथियार लाए थे, क्योंकि मौके पर पुलिस ने 2 हथियार भी बरामद किए हैं। तो क्या साफ तौर पर अमृत मंडल की हत्या साजिश के तहत हुई है? और बांग्लादेश पुलिस के मुताबिक अमृत मंडल एक बड़ा गैंगस्टर था, उस पर हत्या समेत कई आरोप थे। वो सम्राट वाहिनी का सरगना था। पुलिस का यह कहना है कि घटना का सांप्रदायिक हिंसा से संबंध नहीं, हिंदू युवक अमृत मंडल की हत्या जबरन वसूली को लेकर हुई है। पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है और अभी जांच कर रही है। हालांकि इससे पहले 18 दिसंबर को इसी तरह दीपू को मारा गया था। तब दीपू पर कट्टरपंथियों ने ईश निंदा का आरोप लगाकर हत्या कर दी थी और बाद में साफ हुआ कि दीपू ने कोई ईश निंदा नहीं की थी। झूठे आरोप में दीपू की हत्या की गई है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा भारत का विदेश मंत्रालय क्या कुछ कह रहा है और सियासतदान क्या कह रहे हैं। Condemn the recent gruesome killing of a Hindu. हम बांग्लादेश में हाल ही में एक हिंदू युवक की जघन हत्या की कड़ी निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि घटना के दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अंतरिम सरकार के कार्यकाल में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की 2900 से ज्यादा घटनाएं दर्ज की गई। इन घटनाओं को महज मीडिया की अतिशयोक्ति या राजनीतिक हिंसा कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। During the tenure of the interim government, भारत सरकार को कोई ठोस कदम हिंदुओं के लिए, बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए उठाना जरूरी हो गया है। यदि अब नहीं उठाया तो वो दिन दूर नहीं है जब हिंदू और हिंदुत्व का अस्तित्व
पूर्णतया खतरे में पहुंच जाएगा और डायनासोर की तरह विलुप्त तो नहीं होगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बहुत कम हो जाएगा, घट जाएगा, सीमित हो जाएगा।